नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू राइट इन अ एग्ज़ाम। हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, ये सब हम हमारे प्लांट पैथोलॉजी का जो कोर्स है 3rd ईयर 1st सेम और 2nd सेम में, उसके रेफरेंस में हम बात करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ द एग्ज़ाम। जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। तो हम एक सैम्पल को लेके बात करते हैं, और जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 मार्क्स में हो सकते हैं MCQ टाइप, फिल इन द ब्लैंक टाइप, ट्रू फॉल्स टाइप और मैचिंग टाइप। जो 2 नंबर के हैं उसमें हो सकता है डेफिनेशन, शॉर्ट आंसर या फिर 1 लाइनर। और जो 3 नंबर के हैं उसमें किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब लिखने के लिए हो सकता है। और जो 5 नंबर का है उसमें थोड़ा लेंदी टाइप का होता है और उसमें एक से ज़्यादा टॉपिक पे हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे माइंड सेट रखना चाहिए और कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए। जैसे कि टाइम हो गया है और आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अपने चेयर पे बैठ गए हैं। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलता है, आप अपने आंसर शीट को शुरू से लेके आखिरी तक चेक कीजिए कि कोई भी पेज फटा है, नहीं फटा है, क्या है, कैसा है, सबको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सभी क्वेश्चंस को थोरोली एक बार देख लेना है। और जब आप आंसर लिखना शुरू करें तो हमेशा ट्राई करें कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करें, और जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में अच्छे से बनते हैं उसको हमें सबसे पहले बनाना है, और जो हमें नहीं बनता है उसे हमें स्किप कर देना है। इसी को ही अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है व्हाट टू डू और दूसरा है व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमें करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेने के लिए हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो राइटिंग स्किल है वह अच्छा होना चाहिए, और जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो शुरू के 4-5 महीने जो आपको मिलते हैं उसमें हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि जो राइटिंग है वह एक आदत है, हैबिट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि हम अच्छे से लिख पाएंगे और हम ऐसे ही सोच के हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और फिर एग्ज़ाम हॉल में अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो फिर रिग्रेट होता है। इसीलिए हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड सेट ऐसे होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, और हमें बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर राइटिंग स्किल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपका ये आंसर शीट है। तो आंसर शीट को लिखने से पहले आप इसका जो मार्जिन होता है उसको पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में नहीं लिखना है, और ऊपर और नीचे भी थोड़ा सा मार्जिन हमें छोड़ देना है। कभी भी अगर हम लिखते हैं तो हमें हमेशा बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए, जिससे कि जो चेक करने वाला है उसे यह पता हो कि यहाँ से अब जो टॉपिक है या पॉइंट है वो चेंज हो गया है। और जो पहला हेडिंग होता है वो सभी एक लाइन में होना चाहिए। कई लोग जो कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो इस प्रकार से एक लाइन में नहीं लिख पाते, ऐसे टेढ़ा भागता है, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और जो सब हेडिंग है वह भी एक लाइन में होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो यह अच्छा दिखता है, और अगर अच्छा दिखेगा तो जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, वो अच्छे से पढ़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जहाँ पर डायग्राम या फ्लो चार्ट हो
वह हमें बना देना चाहिए, क्योंकि डायग्राम और फ्लो चार्ट में जितनी जानकारी पढ़ने वाले को मिलती है उतना टेक्स्ट से नहीं मिल पाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका, हमें हमेशा बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए और कंसाइज आंसर होना चाहिए। जो पूछा गया है उसी का ही आंसर होना चाहिए। अगर आपको सिम्टम पूछा गया है तो सिम्टम के बारे में लिखिए, डिजीज साइकिल पूछा गया है तो डिजीज साइकिल के बारे में लिखिए। इधर उधर का आप अगर लिखोगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग या एमसीक्यू, इन सब के लिए हमें केवल आंसर को लिखना है। इसमें आप अगर क्वेश्चन को लिखोगे फिर आंसर लिखोगे तो इसमें आपका ही जो टाइम है वो वेस्ट होगा, और जो आपको दिया गया टाइम होता है 2.5 घंटा या 3 घंटा का जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए केवल आंसर को लिखिए और क्वेश्चंस को ना लिखिए, क्योंकि आपको आंसर लिखने के नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन को लिखने के कोई नंबर नहीं होता है। जो भी क्वेश्चंस है उसे आप केयरफुली पहले पढ़िए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड का थोड़ा सा माइंड में सेटअप बनाइए कि कैसे कैसे आप इसको लिखेंगे, और जो कि आंसर का नंबर है, जिस क्वेश्चन का आंसर है उस आंसर नंबर को भी आपको सही तरीके से लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं और आंसर लिखते समय आंसर नंबर 7 लिख देंगे तो इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर लिखना है। मेरे साथ भी कई बार गलती हो चुका है, जैसे एक एग्ज़ाम में आया था रस्ट और स्मट में डिफरेंस, लेकिन मैं जल्दी में मुझे लगा स्मट और बंट में पूछा है और मैं स्मट और बंट लिख दिया। फिर जब बाद में रिवाइज कर रहा था, एक बार थोरोली देख रहा था आंसर सीट को, तब मुझे पता चला कि मैं तो गलत लिख दिया हूँ। तो फिर से मैं उसे काटा और लिखा, तो इससे मुझे टाइम का बहुत लॉस हुआ। इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर लिखना है। अब हम बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें कम पता होता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमें ज़्यादा ही पता होता है। तो ना ही ज़्यादा लिखना है ना ही कम लिखना है, जो पूछा गया है जितना स्पेस अवेलेबल है उसी को ही अच्छे से यूज़ करके हमें लिखना है। अगर आपके पूरे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व हो गए हैं तो आपको एक बार रिव्यू करना है कि कौन से क्वेश्चन को आपने कैसे लिखा है। उसके लिए आपको समय बचा के रखना है और रिव्यू ज़रूर करना है। किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। किसी आंसर को आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और फिर किसी दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपके पास कम टाइम रहेगा। इसीलिए हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। हमें एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होना है। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और वो टॉपिक जैसे कि आपने छोड़ दिया था या फिर आपसे नहीं बन रहा है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो आप पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उसमें ओवर एक्साइटेड होकर भी आंसर नहीं लिखना चाहिए। आपको हमेशा किसी भी हालत में अपने माइंड को काम रखना है, शांत रखना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जो पहले बनेगा उसको सॉल्व करना है, और जब बाद में टाइम बचेगा उस समय फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हमें आना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए आपको पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए। सेमेस्टर जब से शुरू होता है तब से आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, और हर दिन कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आपको अपने राइटिंग इम्प्रूव करने को देना चाहिए। क्योंकि जो राइटिंग है वह एक आदत है, और आदत को सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कम से कम 2 या 3 महीने अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए दीजिए। अगर आपकी राइटिंग ख़राब भी है तो भी अच्छी हो सकती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उसको छोड़ दीजिए, खासकर पैथोलॉजी में। जैसे कि अगर ओमाइसीट्स के लिए मैनेजमेंट का कोई केमिकल पूछा गया है और आपको केवल एक ही नाम पता है, मैनकोजेब, तो फिर मैनकोजेब आप हर जगह नहीं लिख सकते, क्योंकि ओमाइसीट्स के लिए मैनकोजेब काम नहीं करता है, इसके लिए मेटालेक्सिल है। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, और जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता तो मत लिखिए, लेकिन गलत नहीं लिखना है। और एक उदाहरण, जैसे अगर सर्वाइवल पूछ दिया रस्ट का, तो हम लिख देते हैं सॉइल में सर्वाइव होता है, तो रस्ट कभी भी सॉइल में सर्वाइव नहीं करता। तो ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए,
और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपको नहीं लिखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी के रेफरेंस में। जैसे कि सिम्टम आ गया तो हमें सिम्टम लिखना है। तो जो प्लांट के सिम्टम होते हैं वो 2 टाइप के सिम्टम हैं, एक है स्पेसिफिक सिम्टम और दूसरा है जनरल सिम्टम। जैसे कि येलो हेलो आता है कि नहीं आता है, नेक्रोसिस होती है नहीं होती है, रॉटिंग होता है या स्कैब है, ये सब क्या है, स्पेसिफिक सिम्टम है। और दूसरा है जनरल सिम्टम, जैसे कि प्लांट डिजीज़ आती है तो पौधा मर जाता है, यील्ड कम हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जनरल सिम्टम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले हमें स्पेसिफिक सिम्टम लिखना है, उसके बाद ही जनरल सिम्टम लिखना है। और अगर जनरल सिम्टम को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और जो सिम्टम है उसको भी लिखने का एक तरीका है। तो सिम्टम लिखते समय हमें उसके स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है कि जैसे जब डिजीज़ आती है, पैथोजन इन्फेक्ट करता है, तो किस प्रकार के सिम्टम हमें सबसे पहले दिखाई देता है, फिर उसका जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, कैसे होता है, इस प्रकार से हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पॉट्स आया है तो हम लिखेंगे स्मॉल सर्कुलर नेक्रोसिस बनती है, फिर इसका साइज़ बढ़ता है और ये एंगुलर हो जाता है, येलो हेलो प्रेजेंट होता है, इस प्रकार के बहुत सारे स्पॉट्स आते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा जो लीफ लेमिना है वो कवर हो जाता है और इस प्रकार से जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं और यील्ड कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें की पॉइंट्स में लिखना है और अच्छे से लिखना है। ध्यान रखना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से अलाइन हो, अच्छा दिखना चाहिए। सिम्टम अगर आपको याद है तो पेंसिल से हमें सिम्टम बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कि पैथोजन। तो पैथोजन कई टाइप के होता है, फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी है। तो सब के लिए इटियोलॉजी अलग अलग है। तो इसके लिए जो हमारा नोट्स है, जो PDF है, उसमें पूरा दिया हुआ है। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम जो कि एक बैक्टीरिया है, तो इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किंगडम, डोमेन, फाइलम, फिर फैमिली, ग्राम स्टेनिंग कौन सा है, सेल शेप कैसा होता है, फ्लैजिला, रेस्पिरेशन कैसा है, कॉलोनी कलर किस प्रकार से होता है। अगर यही कोई वायरस है तो वायरस का नाम, उसमें कौन सा जीनोम है, DNA है, RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड, प्रोटीन कोड कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है और ये कौन से जीनस या फैमिली को बिलोंग करता है। अगर इसका कोई वेक्टर है तो उसका नाम लिख देना है और हो सके तो इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हो आप। अगर कोई पैथोजन फंगस है तो उसमें सब डिवीज़न मेंशन करना है, उसका माइसीलियम। स्पोर्स में 2 टाइप की स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, उसका कोनिडियोफोर। अगर उसमें कोई फ्लोटिंग बॉडी बनती है वो तो पूरे को मेंशन करना है और इसके डायग्राम को भी बनाना है। इस प्रकार से इटियोलॉजी को लिखना है। अब हम बात करते हैं इसके डिजीज़ साइकिल। तो डिजीज़ साइकिल मतलब कि स्टार्ट से लेके एंडिंग तक, मतलब कि पैथोजन कहाँ उपस्थित है, कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे कॉलोनाइज करता है, सिम्टम कैसे दिखाई देता है, स्प्रेड कैसे होता है, प्राइमरी स्प्रेड, सेकेंडरी दोनों, सर्वाइवल कहाँ पे होता है, किस फॉर्म में होता है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का है तो पूरे डिटेल में हमें लिखना है और अगर कम मार्क्स का है तो इस प्रकार से हम एक डिजीज़ साइकिल बना सकते हैं। ये जो डिजीज़ साइकिल है वो भी आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। जितने भी डिजीज़ हैं सबके डिजीज़ साइकिल बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट को कैसे लिखें। तो डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले लिखना है, मेंशन करना है कि हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए। और फिर इसमें क्या क्या आता है, कल्चरल प्रैक्टिस है, इसके भी बहुत सारे सब हेडिंग है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है और लास्ट में लिखना है हमें केमिकल कंट्रोल को। तो इस प्रकार से जो डिजीज़ मैनेजमेंट है उसको आप लिख सकते हैं। अगर इसकी कोई रेजिस्टेंट वैरायटी है तो उसको भी हाईलाइट कीजिए। अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको बार बार रिवीजन करना है, अच्छे सोर्स से पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करते रहना है और एग्ज़ाम में डरना नहीं है। इस प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेगा। और ये जो पढ़ाई है ये केवल रिटर्न के लिए नहीं है, बाद में कोई अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है उसमें भी ये काम आएगा। तो अपना नोट्स भी साथ पे बनाते चलिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।